इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 14। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आव्या ने भले ही कहा था कि वो रुद्र से बात नहीं करेगी, लेकिन वो रुद्र के एक कॉल से ही तुरंत कॉल रिसीव करके बात करने लगी थी। बात करते करते रात के 2 बज चुके थे। आव्या का चेहरा इस वक्त शांत सा था। वो उसी भाव से कहती है, मैंने सुना तुम माफिया वर्ल्ड के टाइगर हो, अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। माफिया वर्ल्ड में कोई किसी का नहीं होता। रुद्र बस हाँ में जवाब देता है। आव्या कुछ सोचते हुए कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? रुद्र उधर बैठा हुआ गन को साफ कर रहा था। आव्या की बात सुनकर वो कहता है, मांगो। आव्या सीरियस होकर कहती है, इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दो ना। ये सुनकर रुद्र के हाथ जो गन को साफ कर रहे थे वो रुक जाते हैं। रुद्र एकदम चुप हो जाता है। आव्या फिर एक बार सीरियस आवाज़ में कहती है, तुम छोड़ोगे ना? आव्या रुद्र के जवाब का इंतजार करने लगती है, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता। वो एकटक अपने फ़ोन को देखता है, फिर अपनी गन को। आव्या उससे उस चीज़ को छोड़ने के लिए कह रही थी जिसकी उसे बचपन से आदत लगी हुई थी। रुद्र कुछ देर तो वैसा ही चुप रहा, फिर गंभीरता से सवाल करता है, अगर मैं ना छोड़ूं तो? ये सुनकर आव्या चुप हो जाती है, फिर कुछ देर बाद कहती है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मुझसे बात मत करो। रुद्र ये सुनकर तुरंत कॉल कट कर देता है। आव्या जब ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है। आव्या जल्दी से रुद्र को कॉल करने लगती है, पर अब रुद्र कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या परेशान होकर बहुत बार कॉल करने लगती है। इधर रुद्र बस फ़ोन की स्क्रीन पर आव्या के नंबर को शो होता हुआ देख रहा था। आव्या बहुत बार कॉल करती है, पर रुद्र एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करता, बस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद जब आव्या का कॉल आना बंद हो जाता है तो रुद्र फ़ोन उठाकर धीर को कॉल करता है। धीर नींद से भरा हुआ कॉल रिसीव करता है। उसके कॉल रिसीव करते ही रुद्र उसे ऑर्डर देने वाले लफ्ज़ों में कहता है, कल सुबह ही पहली फ़्लाइट से हम लोग पटना के लिए निकलेंगे, टिकट रेडी रखो। बोलते ही वो कॉल कट करता है और सोफे से टिककर आंखें बंद कर लेता है। कुछ सोचकर वो आंखें खोलता है और अपने फ़ोन को उठाकर आव्या के नंबर को ब्लॉक कर देता है। इतना करते ही वो सोफे पर लेट जाता है। वहीं उधर आव्या रुद्र के नंबर को शांत सा देखती रहती है। आव्या को इस वक्त अपनी ही बात पर पछतावा हो रहा था और साथ ही इस बात से भी बुरा लग रहा था कि रुद्र ने उसकी बात नहीं मानी। रुद्र ने आव्या को छोड़कर माफिया वर्ल्ड को चुना। आव्या से ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। वो फिर एक बार रुद्र को कॉल करने लगती है, पर इस बार ब्लॉक होने की वजह से उसका कॉल बिजी बता रहा था। आव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती है, फिर साइड टेबल पर फ़ोन रखकर बेड पर लेट जाती है। हालांकि उसकी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था, पर फिर भी वो सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सहस्त्रा नींद में कसमसाते हुए अव्यान के सीने में चुभती है। सहस्त्रा के कसमसाने से अव्यान की नींद खुल जाती है। अव्यान आंखें खोलता है और अपनी बाहों में सो रही सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान की शर्ट को पकड़े हुए अव्यान से चिपकी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को छिपाते बालों को हटाता है और बहुत गौर से सहस्त्रा के चेहरे को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वो वैसे ही देखता रहता है। सहस्त्रा की भी नींद अब खुल जाती है। वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। सहस्त्रा आंखें खोलकर सिर उठाकर देखती है तो अव्यान को पाती है, जो उसे ही देख रहा था। अव्यान की नज़रों को खुद पर पाकर सहस्त्रा मुस्कुराने लगती है। अव्यान सहस्त्रा के माथे पर किस करता है और उठकर बैठ जाता है। सहस्त्रा अब खुद को देखती है। उसका पल्लू नीचे था। ये देखकर वो तुरंत अपने पल्लू से खुद को ढक लेती है। अव्यान टेंट से बाहर निकलता है। सहस्त्रा भी बाहर निकलती है। सुबह हुई ज़रूर थी, पर सूरज अब तक नहीं निकला था। दोनों फ्रेश होते हैं, उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक ढाबा दिखता है। अव्यान सहस्त्रा को लेकर उस ओर बढ़ जाता है। अव्यान और सहस्त्रा बैठने वाली जगह पर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है। सहस्त्रा सूर्योदय होता देख बड़े चाव से उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारों में इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही थी। अब तक दोनों की चाय भी आ चुकी थी। सहस्त्रा चाय पीते हुए अव्यान से बातें करने लगती है। अव्यान बस सहस्त्रा के चमकते चेहरे को देख रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ही देख रही थी, पर उसका ध्यान अव्यान पर नहीं था कि अव्यान किस तरह से सहस्त्रा में खोया हुआ था।
अव्यान सहस्त्रा के हिलते होंठों से लेकर बार बार झपकती पलकों को देख रहा था। जब सहस्त्रा की चाय खत्म होती है तो वो अव्यान को देखती है, फिर उसके पकड़े चाय को जो अब तक खत्म नहीं हुई थी। ये देखकर सहस्त्रा कहती है, आप चाय खत्म कीजिए, तब तक मैं वहाँ जाती हूँ। बोलते ही सहस्त्रा उठकर सूर्योदय को करीब से देखने के मकसद से एक ओर जाती है। वहाँ की ठंडी हवाएं शरीर को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। सहस्त्रा अपने हाथ फैलाए उन हवाओं को आंखें बंद करके महसूस करने लगती है, पर तभी उसे अपने पेट पे किसी के हाथ महसूस होते हैं। एक एहसास से ही सहस्त्रा को समझ आ जाता है कि यह अव्यान का हाथ है। यह एहसास होते ही सहस्त्रा का दिल धड़क उठता है और पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के हाथ के ऊपर हाथ रख लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर अपना चिन्ह रख लेता है। सहस्त्रा अव्यान की करीबी महसूस कर सुकून से खड़ी रहती है। अव्यान भी सहस्त्रा को करीब किए हुए सामने की ओर देख रहा था। अव्यान के दोनों हाथ सहस्त्रा के पेट पर मौजूद थे। अचानक ही सहस्त्रा को महसूस होता है कि अव्यान उसके पेट को दबा रहा है। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए अव्यान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में सहस्त्रा को अव्यान के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस होने लगते हैं, जिससे सहस्त्रा की सांसें तेज हो जाती हैं। सहस्त्रा अव्यान के हाथ को कसकर पकड़कर गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त बाहर हैं। अव्यान सहस्त्रा की गर्दन को चूमते हुए कहता है, हाँ तो? अव्यान के ऐसे जवाब से सहस्त्रा हैरान सी रह जाती है। अव्यान के होंठ सहस्त्रा की गर्दन पर चल रहे थे। सहस्त्रा अपनी आंखें कसकर बंद करके कहती है, प्लीज़ छोड़िए ना। अव्यान रुककर सहस्त्रा के कंधे पर फिर एक बार चिन्ह रखकर गहरी सांस लेने लगता है। सहस्त्रा समझ जाती है कि अव्यान खुद को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर बाद अव्यान सहस्त्रा से दूर होता है। सहस्त्रा आंखें खोलती है और मुड़कर अव्यान को देखती है। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है। सहस्त्रा भी उसके पीछे चलने लगती है। उधर आव्या जब से उठी थी बस रुद्र को कॉल किए जा रही थी, पर उसे पता नहीं कि रुद्र ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। आव्या फ़ोन को देखती है जिसमें बार बार यही बता रहा था कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। आव्या परेशान होकर फ़ोन को देखते हुए कहती है, कितना बिजी है ये और किसके साथ? आज आव्या का चेहरा मुरझाया हुआ था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, कल मैंने रुद्र को माफिया वर्ल्ड छोड़ने के लिए कहा तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इतना कहकर वो फिर से कॉल करती है, फिर कहती है, और उसका कॉल हमेशा बिजी आ रहा है। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए आव्या के चेहरे को थामकर कहता है, पर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? आव्या ध्रुवंश के हाथ को पकड़कर कहती है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। माफिया में हर पल खतरा रहता है और मैं हर पल उसे खतरे में नहीं देख सकती। ध्रुवंश आव्या की आंखों में इस वक्त रुद्र को खोने का डर देख पा रहा था, जो सभी लवर्स के लिए जायज़ होता है। ध्रुवंश आव्या को समझाते हुए कहता है, ट्यूलिप, अगर माफिया वर्ल्ड में खतरा है तो रुद्र में खतरे को संभालने की ताकत है। तुम्हें पता है, रुद्र को देखने भर से पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है। मैं किंग हूँ, फिर भी मुझसे ज़्यादा टाइगर से सब डरते हैं। उसका खतरनाक ऑरा ही अच्छा लगता है, वो टाइगर ही अच्छा लगता है, और तुम उसे बिल्ली बनाना चाहती हो। और देखना, तुम जैसा चाहती हो वैसा अगर रुद्र बना तो तुम्हें भी बोरिंग लगने लग जाएगा। बोलते ही ध्रुवंश हल्का हंस देता है। आव्या ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, ज़्यादा लगाव है तुम्हें अपने भाई से? मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। एक तो वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सुबह से उससे बात नहीं हुई, इतनी भी क्या नाराज़गी अपने फ़ोन को। बोलते हुए आव्या को कुछ याद आता है और वो एकदम से कहती है, गधे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आव्या ये बोलते ही तुरंत ध्रुवंश का फ़ोन उससे छीनकर रुद्र को कॉल करती है। कुछ वक्त में ही रुद्र कॉल रिसीव करता है। ये देखकर आव्या एकदम गुस्से से कहती है, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने मुझे ब्लॉक किया। रुद्र, आई टोल्ड यू, अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। आव्या गुस्से में और ज़्यादा फटती। उससे पहले ही उधर से धीर की हिचकिचाहट भरी आवाज़ आती है, मैम, बॉस नहीं, मैं हूँ। धीर की आवाज़ सुनकर आव्या और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वो धीर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम रुद्र के फ़ोन अपने पास लेकर क्या कर रहे हो? और रुद्र कहाँ है? उसे अभी के अभी फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। धीर आव्या की बात सुनकर सामने बैठे रुद्र को देखता है। रुद्र इस वक्त चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उस आदमी को देख रहा था, तो वहीं वो आदमी डर के भाव से रुद्र को देख रहा था। धीर आगे आकर रुद्र से कहता है, बॉस, वो कॉल पर मैम। वो इतना ही बोलता है कि रुद्र झटके से उस आदमी की जांघ में चाकू घोंप देता है। खून के छींटे उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वो आदमी दर्द से चीखना चाहता था, पर मुंह में लगे टेप की वजह से वो चीख नहीं पाता। रुद्र धीर को इशारा करता है तो धीर आव्या से कहता है, मैम, बॉस बिजी हैं, वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते। आव्या फिर एक बार गुस्से से कहती है,
अभी के अभी फ़ोन दो, वरना मैं उसका खून कर दूंगी। धीर बेचारा कभी रुद्र को देखता जो खून कर रहा था, और फिर फ़ोन को देखता जहां आव्या रुद्र का खून करने की धमकी दे रही थी। अब वो करता भी क्या, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो रुद्र को फ़ोन देते हुए कहता है, बॉस मैं मान नहीं रही। रुद्र सामने वाले इंसान को देखते हुए ही फ़ोन लेता है, कॉल कट करके स्विच ऑफ करके फ़ोन को धीर की ओर फेंकता है। धीर तुरंत फ़ोन को कैच कर लेता है। वहीं रुद्र भी उस इंसान की जांघ से चाकू निकालकर एक झटके में दूसरी जांघ में चाकू घोंप देता है। मुंह बंद होने के बावजूद उस आदमी के मुंह से दबी हुई दर्द भरी चीखें निकल रही थी। वहीं उधर रुद्र के कॉल कट करने से आव्या को तो पारा चढ़ जाता है। वो फिर से कॉल करती है, पर इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। आव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए कहती है, ये खुद को समझता क्या है, मेरा कॉल कट किया, यहाँ तक इसने मुझे ब्लॉक तक कर दिया। ध्रुवंश आव्या के एक गाल को खींचते हुए कहता है, गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो ट्यूलिप, लेकिन अब इतना भी गुस्सा मत करो। आज भाभी का बर्थडे है, उन्हें विश भी करना है, बाद में अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना, ओके। बोलते ही ध्रुवंश आव्या से उसका फ़ोन छीन लेता है। आव्या ध्रुवंश को घूरती है। ध्रुवंश आव्या को टीस करते हुए कहता है, अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारो। बोलते ही वो मासूमियत से आव्या को देखता है। आव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती है। तभी अव्यान और सहस्त्रा भी वहां आ जाते हैं। ध्रुवंश जल्दी से आगे बढ़कर सहस्त्रा के गले लगने वाला होता है, पर उससे पहले ही अव्यान बीच में खड़ा होकर ध्रुवंश के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक देता है। ध्रुवंश अव्यान के हाथ को देखता है, फिर अव्यान को। अव्यान काफ़ी ज़्यादा सीरियस आवाज़ में कहता है, लिमिट क्रॉस मत करो। अव्यान की बात सुनकर ध्रुवंश और सहस्त्रा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ध्रुवंश तो आज जाकर अव्यान के इस रूप को देख रहा था जो जेलसी का था। ध्रुवंश पहले तो हैरान था, फिर मुस्कुराते हुए पीछे से ही सहस्त्रा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे भाभी। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाकर थैंक यू बोलती है। आव्या भी तुरंत आकर सहस्त्रा के गले लगकर उसे बर्थडे विश करती है। सहस्त्रा भी हक बैक करके मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। सहस्त्रा को इस बात का थोड़ा खालीपन लगता है कि इस बार उसका बर्थडे वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी, पर फिर अव्यान के साथ सहस्त्रा खुश थी। रोनी भी आगे आकर सहस्त्रा को बर्थडे विश करता है। सहस्त्रा उसे भी थैंक यू कहती है। सहस्त्रा का बर्थडे चारों मिलकर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन तक सभी कश्मीर में ही रहते हैं। इस दौरान अव्यान और सहस्त्रा का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था, और आव्या परेशान रहने लगी थी क्योंकि अब रुद्र उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। आज सब रात के 9 बजे वापस लौटे थे। सभी एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अव्यान कॉल्स में बिजी था क्योंकि हॉलीडे के दौरान उसने अपनी मीटिंग को पेंडिंग रखा था। अव्यान मीटिंग्स के लिए ऑफिस चला जाता है। आव्या को अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाया जाता है। वहीं ध्रुवंश को भी माफिया वर्ल्ड में किसी काम से जाना पड़ता है। सहस्त्रा आप सभी को अपने अपने रास्ते जाते देखती है, तो वो भी शेखावत विला जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो बर्थडे पर भी किसी से मिल नहीं पाई थी। जहां खुशियों से घूमने के बाद सब अपने रास्ते जाते हैं, तो वहीं सक्सेना विला में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विनी इस वक्त आदित्य और काव्या के कमरे में मौजूद थी। उसके हाथ में एक कैरोसिन की बोतल थी। वो बिना भाव के आदित्य और काव्या को सुकून से सोते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो कैरोसिन की बोतल खोलकर चारों ओर छिड़कने लगती है। तेल कमरे में फैलकर उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाती है। विनी अपने हाथ में पकड़ा लाइटर को देखती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारी मम्मा की डेथ काव्या सिंघानिया की वजह से हुई है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने पापा से पूछ लो। हाँ प्रिंसेस, ये सच है कि नित्या के मरने की वजह काव्या है, लेकिन उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी। ये सुनाई देते ही विनी को अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जब वो विक्रम से पूछा करती थी कि डैडा मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है। तब विक्रम विनी को समझाते हुए कहता था, प्रिंसेस मम्मा अभी बीमार हैं तो इलाज के लिए उन्हें दूर रहना पड़ रहा है, वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगी। इतना बोलते ही विक्रम विनी को अपने सीने से लगा लेता है। ये सब कुछ सोचते हुए विनी लाइटर जलाती है और नीचे फेंकती है। लाइटर से निकली आग जब कैरोसिन के तेल से संपर्क बना लेती है, अब आग फैलने लगती है। विनी आग को देखती है, फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर देती है। बंद करके वो लॉक भी कर देती है। वहीं अंदर धीरे धीरे आग बढ़ने लगती है। आग की गर्माहट को महसूस करके आदित्य आंखें बंद करके ही धीरे से कहता है, वाइफी। इतना बोलते ही आदित्य आंखें खोलता है। आंखें खोलकर आदित्य जैसे ही आग को देखता है, वैसे ही आग को देखकर आदित्य के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। आदित्य दर्द को महसूस करके अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाता है। आदित्य की नज़रों के सामने इस वक्त जलता हुआ घर दिख रहा था। आदित्य अपनी आंखें बंद कर सिर पकड़े हुए बेड से उठता है। उसका दर्द वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य को अब खुद की चीख ही सुनाई देती है, जब वो सिंघानिया विला को जलते हुए देखकर चीखा था।
आदित्य अपने सिर से हाथ हटाता है तो अब उसे काव्या के साथ शादी, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका काव्या के प्रति प्यार, सब कुछ दिख रहा था। आदित्य को वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जिसे उसने 18 साल पहले खो दिया था। उसका पागलपन जिस आग को देखकर शुरू हुआ था, उसी आग को देखकर अब आदित्य का पागलपन खत्म होने लगा था। आदित्य धीरे से सिर उठाकर देखता है तो बेड के चारों ओर अब तक आग लग चुकी थी और काव्या बेड के बीच आग के चारों ओर फंसी हुई थी। आज फिर एक बार वही नज़ारा आदित्य के सामने था, आग में काव्या को खोने का नज़ारा। आदित्य वाइफी बुलाते हुए आग को पार करने की कोशिश करता है, पर आग की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे वो उसकी गर्म लौ को आदित्य सह नहीं पाता और पीछे हो जाता है। आग की लपटें आदित्य को पीछे धकेल रही थी। आग के गर्म एहसास से काव्या की भी आंखें खुल जाती हैं। काव्या की ओर आग बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर आदित्य अचानक ही आग के पार कूद जाता है। उसके ऐसा करने से उसका कपड़ा आग से झुलस जाता है, उसका शरीर भी हल्का जल जाता है। आदित्य काव्या को उठाकर अपने गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी। बोलते हुए वो चारों तरफ फैलती आग को देखता है। काव्या का भी रिएक्शन आदित्य को खोने के डर से दिखता है। काव्या आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को गले लगे ही उठाकर बेड पर खड़ा होता है और चारों तरफ आग को देखकर खुद को काव्या को कंबल से लपेट लेता है। लपेटते ही आदित्य आग के उस पार कूद जाता है। कूदने से आदित्य और काव्या नीचे गिर जाते हैं, पर आदित्य काव्या को बिल्कुल भी चोट लगने नहीं देता। वो चोट लगी तो बस आदित्य को लगी थी। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। आदित्य अब सिर्फ काव्या को उस कंबल से कवर करता है। आदित्य काव्या को गोद में उठाए हुए आग को देख रहा था। वहीं काव्या की नज़र आदित्य के चेहरे पर थी। अचानक ही काव्या की नज़र ऊपर जाती है, जहां एक लकड़ी जैसा कुछ था जो जलकर अब गिरने वाला था। काव्या वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके मुंह से एकाएक चीख निकल जाती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या की चीख सुनकर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए ऊपर देखता है। तभी वो लकड़ी दोनों के ऊपर गिरती उससे पहले ही आदित्य पीछे हो जाता है, जिससे वो उन दोनों के आगे गिर जाती है। काव्या की आदित्य को खोने के डर से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। वहीं उधर सहस्त्रा कार में बैठी थी। शेखावत विला सक्सेना हाउस से होकर ही गुजरता है। कार जब सक्सेना हाउस से होकर गुजरने लगी तो सहस्त्रा कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहती है, अंकल कार को पीछे मोड़ लीजिए, मम्मा डैड सो गए होंगे, हम कल उनसे मिल लेंगे। ड्राइवर सहस्त्रा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कार को पीछे ले जाता है। सक्सेना हाउस पार होकर ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इसीलिए कार को मोड़ना नहीं पड़ता। कार अंदर जाती है। सहस्त्रा कार से निकलकर चारों ओर देखती है, वहाँ बॉडीगार्ड अधिक मात्रा में तैनात थे, पर अंदर कोई बॉडीगार्ड नहीं था। सहस्त्रा कदम बढ़ाते हुए अंदर जाती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। किसी को पता नहीं था कि सब लोग कश्मीर से आ चुके हैं, पर सहस्त्रा को लगा कि शायद बता दिया होगा, इसीलिए दरवाज़ा खुला है। सहस्त्रा सीढ़ियों से होते हुए जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना खत्म होते ही सहस्त्रा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है, पर तभी उसे जलने की स्मेल आती है। सहस्त्रा सूंघते हुए चारों ओर देखते हुए धीरे से कहती है, ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? बोलते ही सहस्त्रा की नज़र आदित्य और काव्या के कमरे पर जाती है, जहाँ से बहुत तेज़ मात्रा में धुआं निकल रहा था। सहस्त्रा धुएं को देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से कमरे की ओर दौड़ती है। कमरे के पास पहुंचते ही सहस्त्रा लॉक खोलती है, क्योंकि विनी ने चाबी वहीं छोड़ दी थी। कमरे का दरवाज़ा सहस्त्रा जैसे ही देखती है, आग की लपटें उसे छूने के लिए आगे बढ़ती हैं। सहस्त्रा पीछे हट जाती है। कमरे में चारों ओर आग देखकर सहस्त्रा अंदर देखकर बुलाती है, माँ पापा। आग की वजह से अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे सहस्त्रा को लगता है कि आदित्य और काव्या आग में जल रहे हैं। सहस्त्रा बहुत ज़्यादा घबराई हुई अव्यान को फ़ोन करने लगती है। 3-4 बार लगातार सहस्त्रा कॉल करती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। पर सहस्त्रा फिर भी रुकती नहीं है, वो लगातार अव्यान को कॉल करती रहती है। आखिरकार अव्यान कॉल रिसीव करता है। सहस्त्रा अव्यान की कॉल रिसीव करते ही हड़बड़ाते हुए कहती है, हेलो हेलो, वो माँ पापा के कमरे में आग लग गई है। इतना बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, उसकी जुबान तक लड़खड़ा रही थी। वहीं अव्यान जैसे ही ये सुनता है, उसके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। अव्यान तुरंत भागते हुए मीटिंग रूम से निकल जाता है। रॉनी नील को मीटिंग रोकने का इशारा करके खुद भी अव्यान के पीछे चला जाता है। इधर सहस्त्रा अव्यान को बता तो चुकी थी, लेकिन उसका मन इंतजार करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सहस्त्रा आदित्य और काव्या के लिए आग को पार करते हुए अंदर जाती है। आग और धुएं से कमरा पूरी तरह से भर चुका था। सहस्त्रा खांसते हुए बुलाती है, माँ पापा। सहस्त्रा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बेड को देखती है, जिसे आग की लपटों ने पूरी तरह से घेर लिया था। वहीं आग अब वॉशरूम के अंदर भी धीरे धीरे फैलने लगी थी। आदित्य बैठे हुए काव्या को गोद में लिए हुए था और चारों ओर देख रहा था। काव्या आदित्य के गाल पर हाथ रखकर बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हम मरेंगे तो सिर्फ साथ में मरेंगे।
मुझे बस आपके साथ रहना है। आदित्य काव्या की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमें कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे आपके गले लगना है। काव्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिससे उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खुद उठकर आदित्य के गले लग सके। आदित्य काव्या को तुरंत गले लगा लेता है। उसकी नज़र अब भी बढ़ती हुई आग पर थी। वहीं काव्या को आग का बिल्कुल डर नहीं था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि दोनों जल जाएंगे। उसे जो चाहिए था वो था आदित्य का पास होना, आदित्य का साथ होना जो उसे मिल चुका था। इतने सालों बाद आदित्य को करीब महसूस करके काव्या की आंखों से लगातार बस आंसू आ रहे थे। उसे वही दिन याद आ रहा था जब उसने ये खबर सुनी थी कि आदित्य मर चुका है। काव्या के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए तो उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। आदित्य को अब काव्या के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आदित्य समझ चुका था कि काव्या उन 18 साल के दर्दों को बाहर निकाल रही है जो उस वक्त उसने नहीं निकाला था। आदित्य के मरने की खबर को सुनकर काव्या रोई नहीं थी, सीधा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी और उसी बेहोशी के बाद उसने कभी आंखें नहीं खोली। आदित्य भी काव्या को चुप नहीं करा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि काव्या के लिए रोना बहुत ज़रूरी है। जब आदित्य बस एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता था तो काव्या की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, और अब तो पूरे 18 साल की बात थी। आदित्य चुप तो नहीं कराता, पर काव्या को कसकर गले लगा लेता है, क्योंकि उसे भी तो काव्या की करीबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं सहस्त्रा बुरी तरह से खांस रही थी। वो अंदर तो आ चुकी थी, लेकिन बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा आग की लपटों से झुलस रही थी। सहस्त्रा को अचानक ही वॉशरूम से काव्या के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सहस्त्रा खुद को आग से बचाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही आदित्य सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसकी नज़र आदित्य और काव्या पर जाती है। सहस्त्रा आगे बढ़कर कहती है, माँ पापा आप दोनों ठीक हैं? काव्या अब भी रो रही थी। आदित्य सहस्त्रा को देखता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है, इसीलिए वो जवाब नहीं देता। सहस्त्रा की नज़र अब दोनों से हटकर बढ़ती आग पर जाती है। सहस्त्रा चारों ओर देखती है। सहस्त्रा वॉशरूम में रखी बाल्टी में पानी लेती है और आग की लपटों पर डालने लगती है, लेकिन आग बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसका ऐसा करना आग को बुझाने के बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। सहस्त्रा लगातार बाल्टी से पानी लेकर डाल रही थी, लेकिन आग पर कोई असर नहीं होता देखकर सहस्त्रा परेशान होकर चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नज़र फायर सिलेंडर पर पड़ती है। सहस्त्रा जल्दी से उसे लेकर आदित्य और काव्या को देखते हुए कहती है, पापा आप माँ को लेकर जाइए। इतना बोलते ही सहस्त्रा आग बुझाने की कोशिश करती है। आदित्य काव्या को उठाकर आगे बढ़ता है। सहस्त्रा दोनों के साथ आग को बुझाने लगती है। सहस्त्रा दोनों पर आग की एक लौ पर पड़ने नहीं दे रही थी। सहस्त्रा किसी तरह से दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो जब निकलने के लिए आगे बढ़ती है तो फायर सिलेंडर की गैस खत्म हो चुकी थी। सहस्त्रा फायर सिलेंडर को देखती है, फिर सामने देखती है जहां दरवाजे पर सिर्फ आग की लपटों ने घेर रखा था। अचानक उसकी ओर आग की लपटें आने लगती हैं तो सहस्त्रा 2 कदम पीछे हो जाती है। वहीं उधर काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बस खांसे जा रही थी, जिससे आदित्य का ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि सहस्त्रा अंदर फंस चुकी है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखे घबराते हुए आवाज़ देता है, वाइफी वाइफी धीरे धीरे सांस लो। काव्या की सांस ना लेने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो हाँप रही थी। आदित्य बैठकर काव्या को अपनी गोद में अच्छे से लेता है और उसके होंठों से काव्या के होंठों को मिलाकर सांस देने लगता है। काव्या आंखें खोले हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य एक बार पीछे हटता है, फिर से काव्या को सांस देने के लिए काव्या के होंठों से अपने होंठों को मिला लेता है। कुछ देर बाद वो पीछे हटता है। अब तक काव्या की सांसें नॉर्मल हो चुकी थी। ये देखकर आदित्य तुरंत काव्या को गले लगाकर उससे पीठ को सहलाने लगता है। बाहर तेज़ रफ्तार के साथ कार रुकती है। अव्यान भागते हुए अंदर जाता है। वो भागता हुआ ही सीढ़ियों पर चढ़कर आदित्य और काव्या के कमरे की ओर बढ़ता है। आदित्य और काव्या को सही सलामत नीचे गले लगे हुए देखकर अव्यान राहत की सांस लेता है, पर जैसे ही उसे सहस्त्रा का ख्याल आता है उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज़ में अचानक निकलता है, सजनी। वहीं अंदर सहस्त्रा बस आग की लपटों से बचने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही उसके पास रखी अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है। सहस्त्रा की चीख निकल जाती है, जिसे बाहर खड़ा अव्यान सुन लेता है और पूरे आग से भरे कमरे को देखने लगता है। फीलिंग ना दिखाने वाले अव्यान के चेहरे पर अब बहुत ज़्यादा परेशानी दिखने लगती है। अलमारी के गिरने से सहस्त्रा अचानक ही ज़मीन पर गिरती है, जिससे उसका सिर ज़मीन पर बहुत तेज़ जाकर टकराता है।
और आग से लिपटी अलमारी उसके शरीर को ढक लेती है। सहस्त्रा के सिर से खून बहुत तेजी से बहने लगता है और उसका शरीर आग में झुलसने लगता है। सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अव्यान अंदर से सहस्त्रा की चीख सुनकर बिना सोचे समझे सीधे आग को पार करके अंदर चला जाता है। रोनी भी अब तक वहां आ जाता है। अव्यान को ऐसे आग में कूदता देखकर वो अंदर देखने लगता है। अव्यान की शर्ट में भी आग लग चुकी थी। अव्यान अपनी शर्ट को निकालकर फेंक देता है। धुएं और आग से भरे कमरे को देखता है। अचानक ही अव्यान की नज़र अलमारी से दबी सहस्त्रा पर पड़ती है। अव्यान बिना एक पल गवाए जल्दी से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके ऊपर से अलमारी उठाता है। अलमारी में आग लगी होने की वजह से अव्यान का हाथ जल रहा था, लेकिन उससे उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ सहस्त्रा को बचाने में था। अलमारी के हटाते ही अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाता है और उसे अपने सीने में छुपाकर बाहर ले जाता है। अब तक आग बुझाने वाले भी आ चुके थे। अव्यान बाहर निकलते ही सीधे सीढ़ियों से तेज कदमों से सहस्त्रा को लेकर जाने लगता है। रोनी, आदित्य और काव्या को लेकर अव्यान के पीछे जाता है। आदित्य और काव्या की भी हालत खराब थी, इसीलिए अव्यान ही इशारा करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है। अव्यान सहस्त्रा को कार में बिठाकर खुद बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। अव्यान सहस्त्रा के सिर से लगातार खून निकलते देख उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज़ देता है, हे हे प्लीज़ आंखें खोलो। अव्यान ये करते हुए उसके शरीर को देखता है जो हल्का हल्का जला हुआ था, जिससे चोट एकदम लाल दिख रही थी। अव्यान उसके जले हुए चोट को देखकर परेशान होकर कहता है, ये सब क्या हो गया। अव्यान के चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे। वो लगातार सहस्त्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहस्त्रा तो जैसे उठना ही नहीं चाहती थी। सहस्त्रा की आंखें बंद थी तो बंद ही रह गईं। उसकी पलकें तक हिल नहीं रही थी। कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अव्यान तुरंत सहस्त्रा को गोद में लेकर तेज कदमों से अंदर जाने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर ध्रुवंश और आव्या खड़े थे। उन्हें भी रोनी ने कॉल करके बता दिया था। आव्या पहले से यहीं थी क्योंकि यह हॉस्पिटल उन्हीं का था। सहस्त्रा को जख्मी देखकर ध्रुवंश और आव्या घबराते हुए आगे बढ़ते हैं। अव्यान सीधे सहस्त्रा को लेकर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेड पर लिटाता है। आव्या भी तुरंत उस कमरे में जाती है। आव्या अव्यान को बाहर जाने को कहती है। अव्यान जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य और काव्या का ख्याल आता है वो बाहर चला जाता है। अव्यान के जाते ही दरवाज़ा बंद होता है। आव्या सहस्त्रा के सिर से निकलते खून को देखकर नर्स और डॉक्टर्स को इशारा करती है। इधर अव्यान ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाता है तो रोनी उसे एक शर्ट देता है, क्योंकि अव्यान इस वक्त शर्टलेस था। अव्यान शर्ट पहनकर बटन लगाते हुए ऊपर जलती लाल लाइट को देखकर बिल्कुल सर्द आवाज़ में कहता है, किसने किया ये। रोनी जो पास में खड़ा था उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बोले या ना बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अव्यान अचानक ही जोर से चिल्लाता है, मैंने पूछा किसने किया है ये। ध्रुवंश भी खुद ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी घटिया हरकत किसने की। रोनी थोड़ा परेशान होकर कहता है, वो ये विक्रम अंकल की बेटी ने किया है। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है उसे झटका लगता है। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, बिग सिस्टर। रोनी आगे कहता है, उसने सभी को नींद की दवाई दी और ये सब किया। शायद उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई पता चल गई है, तो वो आपके पापा और माँ को गुनहगार समझ रही है। ये सुनकर अव्यान के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। वो गुस्से से बाहर जाने को होता है, तभी रोनी एकदम से कहता है, अव्यान, आंटी होश में आ गई हैं और अंकल को भी सब कुछ याद आ गया है। रोनी की ये बात सुन अव्यान के कदम एकाएक रुक जाते हैं। जिसने बात करने के लिए अव्यान पूरे 18 साल तक तड़पा था, आज उन्हें होश में आने की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर एक अलग ही इमोशंस थे। अव्यान सब कुछ भूलकर अब एक कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगता है। कमरे में पहुंचते ही अव्यान रुक जाता है और अंदर देखता है जहाँ काव्या बेड पर लेटी थी और आदित्य बेड पर बैठा था। दो नर्स दोनों की चोटों पर दवाई लगाकर पट्टी कर रही थी। काव्या अब तक तो बस आदित्य से मिलने में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे ज़रा भी ख्याल नहीं था कि उसके बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं। काव्या नॉर्मल नहीं थी। उसके पेरेंट्स के मरने से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके बाद जब उसे आदित्य का साथ मिला तो उसके लिए सिर्फ आदित्य ही सब कुछ था। उसे बच्चों से प्यार है, लेकिन आदित्य से ज़्यादा नहीं। एक तरह से बोला जाए तो आदित्य काव्या की सांसें हैं, जिसके बिना जीना नामुमकिन है। इसीलिए अब जब उसे इतने साल बाद होश आया तो कुछ पल के लिए उसे अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, भले माँ कुछ पल के लिए गलती से अपने बच्चों को भूल जाए, पर फिर भी उसे अपने बच्चों की याद आ ही जाती है। ऐसा ही हाल काव्या का भी हो जाता है। काव्या को जब याद आता है तो वो एकदम से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अयान और परी वो दोनों कहाँ हैं? परी तो आपके साथ थी ना, और अयान? बोलते हुए वो सोचने लगती है। इस वक्त काव्या को ये बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे 18 साल बीत चुके हैं। काव्या एक टक से कहती है, कहाँ हैं दोनों? मुझे उनसे मिलना है। वो इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान आगे आकर काव्या के गले लग जाता है।
अव्यान गले लगते हुए काव्या को थोड़ा उठा लेता है क्योंकि वो इस वक्त लेटी हुई थी। आदित्य अव्यान को देखकर पहचानने की कोशिश करता है, पर अब तो अव्यान का चेहरा काव्या के बालों में छिपा हुआ था। काव्या असमंजस से सामने देखती है और धीरे से कहती है, कौन है आप और आपने मुझे गले क्यों लगाया? अव्यान चुपचाप काव्या के गले लगा रहता है। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था, पर आदित्य को याद आ गया कि ये और कोई नहीं उसका बेटा है। आदित्य अव्यान को देखकर धीरे से कहता है, अयान। ये सुनकर काव्या इधर उधर देखने लगती है। काव्या अपने 6 साल के अव्यान को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र आदित्य की नज़र पर पड़ती है तो उसे एक झटका लगता है। जिसने उसे गले लगाया था वही उसका अयान है। ये जानकर काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो अव्यान को कसकर पकड़ते हुए कहती है, अयान, आप मेरे अयान हैं। अव्यान थोड़ा पीछे होकर काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, आई रियली मिस यू ममा। काव्या नम आंखों से अव्यान को देखकर कहती है, आप इतने बड़े कैसे हो गए अयान? आप तो 6 साल के थे, ऐसे कैसे आप इतनी जल्दी बड़े हो गए? ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, जल्दी नहीं, पूरे 18 साल। और सिर्फ वो ही बड़ा नहीं हुआ है, आप भी बुढ़ी हो गई हैं मम्मा। आव्या नजरें घुमाकर ध्रुवंश की ओर देखती है। ध्रुवंश हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय मम्मा, मैं ध्रुवंश सूर्यवंशी और आपका अंश। काव्या कुछ वक्त तक ध्रुवंश को देखती है, फिर आदित्य की ओर देखती है। आदित्य को देखते हुए काव्या कहती है, मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन मिस्टर हस्बैंड तो वैसे ही दिख रहे हैं। आदित्य की एज नहीं दिख रही थी, वो पहले जैसा ही दिख रहा था, पर थोड़ा चेंजेस आए थे। काव्या के ऐसे कहने पर ध्रुवंश मुस्कुराने लगता है। वहीं काव्या अब अव्यान को देखकर कहती है, आपने मुझे क्यों बुढ़ा होना दिया? मुझे बुढ़ी नहीं होना था। बोलते हुए काव्या मासूम बच्चे जैसी दिख रही थी। अव्यान काव्या के माथे पर किस करके कहता है, आप हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल गर्ल रहेंगी मम्मा। अव्यान अब काव्या के बेड पर लिटाता है और आदित्य के पास चला जाता है। आदित्य और अव्यान एक दूसरे को बिना भाव के देखते हैं। कुछ वक्त में ही अव्यान खामोशी से आदित्य के गले लग जाता है। आदित्य भी खामोशी से अव्यान की पीठ पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश भी काव्या को गले लगा लेता है और कान में धीरे से कहता है, सीक्रेट मम्मा, आप सीरियसली अब भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आप अब भी नहीं बदले अंश। और आपकी ट्यूलिप कहाँ है? ध्रुवंश पीछे हटकर कहता है, ट्यूलिप भाभी का ऑपरेशन कर रही है। भाभी सुनते ही अव्यान को सहस्त्रा का ख्याल आता है। वो आदित्य से अलग होकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य और काव्या दोनों असमंजस से ध्रुवंश को देखते हैं। ध्रुवंश बेड पर बैठता है और सहस्त्रा के बारे में बताने लगता है। 1 घंटा बीत जाता है। अव्यान ऑपरेशन थिएटर के सामने दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है तो अव्यान की आंखें भी तुरंत खुल जाती हैं। आव्या अव्यान के पास जाकर कहती है, भाभी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है, ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन। बोलते ही आव्या चुपचाप हो जाती है। अव्यान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अव्यान एकदम से आव्या के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, लेकिन क्या रैबिट? आव्या अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। ये सुनकर अव्यान के हाथ आव्या के बाजुओं को छोड़ देते हैं। अव्यान बहुत ज़्यादा हैरानी से आव्या को देख रहा था। आव्या पलके झपकाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए भाई, भाभी। वो इतना ही कहती है कि अव्यान बीच में कहता है, मम्मा पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं रैबिट, तुम जाओ। आव्या मम्मा पापा सुनकर जल्दी से चली जाती है। उसके जाते ही अव्यान कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर एक नर्स अपना काम कर रही थी। अव्यान को देखते ही वो बाहर चली जाती है। अव्यान धीमे कदमों से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके पास स्टूल पर बैठ जाता है। सहस्त्रा इस वक्त बेहोश सी लेटी हुई थी। उसका सिर, हाथ, पैर हर जगह पट्टी बंधी थी। ये सब कुछ अव्यान देख रहा था। अव्यान धीरे से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने होठों से चूम लेता है। इतना करते करते ही वो सहस्त्रा के सिर की पट्टी को छूता है, फिर उस पर भी अपने होठों से चूम लेता है। अव्यान अब धीरे से सहस्त्रा को लेटे हुए ही गले लगा लेता है और बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी। बोलकर अव्यान बहुत कुछ देर रुकता है, फिर एक बार धीरे से कहता है, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बोलते ही अव्यान वैसे ही उसे गले लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो इस वक्त सहस्त्रा की हर चोट को महसूस करना चाहता था, खामोशी में करीब होकर उसके दर्द से दूर करना चाहता था। उधर आव्या कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले आदित्य के गले लग जाती है और शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं डैडा, आप मुझे भूल गए। आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा वाला मिस किया। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। आदित्य आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी रैबिट। आव्या आदित्य के गाल पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके डैडा। आव्या अब काव्या के पास जाती है। काव्या आव्या को बहुत गौर से देखती है, फिर कहती है, आप आजकल भी शरारत करती हैं। आव्या मुंह बिगाड़े कहती है,
क्या मम्मा, इतने साल बाद मिल रहे हैं और आपको यही सवाल करने को मिला? कैसी हो, क्या कर रही हो, ये सब पूछने के बजाय आपको बस मेरी शरारत करना याद है। काव्या आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए आव्या को अपने पास बुलाती है। आव्या काव्या के पास जाकर जल्दी से गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं तो काव्या कुछ सोचते हुए पूछती है, आपकी भाभी कैसी है? उन्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना? काव्या के सवाल पर आव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सहस्त्रा की कंडीशन क्या बताए। 12 घंटे बीत चुके थे पर सहस्त्रा की एक उंगली तक नहीं हिली थी। ध्रुव, श्रेष्ठा, सौरभ, दर्श, विक्रम, देवेश, हिमांशु, दिया भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विक्रम को विनी की हरकत का पता चल चुका था। उसे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि अव्यान विनी को नहीं छोड़ेगा। अव्यान अब बिल्कुल शांत था। अव्यान अब तक सहस्त्रा के पास बैठा हुआ था। उसने सहस्त्रा का एक हाथ पकड़ा हुआ था और खामोशी से एकटक सहस्त्रा को ही देख रहा था। उधर आदित्य और काव्या बेड पर लेटे थे, वहीं आव्या बीच में लेटी हुई थी। आदित्य और काव्या दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आव्या दोनों का हाथ पकड़े छोटे बच्चों जैसे खेल रही थी। उस वार्ड में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। काव्या आदित्य को देखते हुए कहती है, कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने मिस्टर हस्बैंड। हम अयान और परी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए। पता नहीं दोनों किस हाल में बड़े हुए। और अयान ने तो शादी भी कर ली। मैं अयान की शादी देखना चाहती थी, वो भी प्रन्या। बोलते हुए काव्या को प्रन्या की याद आ जाती है। प्रन्या की मधुर आवाज़, उसकी बात, उसका अनन्या की तरह परिवार से मेल जोल। आव्या दोनों के बीच लेटी बस चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी और दोनों के हाथों से बच्चों की तरह खेल रही थी। काव्या अपने पूरे परिवार को याद करते हुए कहती है, मुझे सभी की बहुत याद आ रही है। वो सब ठीक तो है ना मिस्टर हस्बैंड? आदित्य को भी अपने परिवार की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आदित्य ने अब आग में जलते सिंघानिया विला को देखा तो उसे लगा कि सब मर गए, लेकिन काव्या के जिंदा होने से उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद कोई मरा ही ना हो, शायद सब आग से बच गए हों। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि सब जिंदा हों। काव्या भी उसी तरह से आदित्य को देखती है, फिर कहती है, कितने अच्छे से जी रहे थे, पूरा परिवार कितना खुश था, कितना सुकून भरा पल था, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो गया। बोलते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आदित्य काव्या की आंखों में नमी देखकर कहता है, प्लीज़ डोंट क्राई वाइफी। आव्या नजरें घुमाए काव्या को देखती है, फिर आदित्य का हाथ पकड़कर काव्या के आंसू पोंछने लगती है। काव्या आव्या को देखने लगती है। आव्या एकदम से कहती है, आप दोनों के जैसे प्यार ना किसी को हुआ है और ना कभी कोई कर सकता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आप दोनों के प्यार की निशानी हूँ। आई लव यू मम्मा डैडा। दोनों आव्या को देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। एकदम से तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य और काव्या दोनों आव्या के गाल पर किस करके कहते हैं, आई लव यू टू बच्चा। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, अपने 18 साल वाली ज़िंदगी को याद करने लगते हैं। तभी अचानक काव्या नफरत से कहती है, ये सारा कुछ उस रुद्रांश की वजह से हुआ है। इस बार वो ऐसे मरेगा कि दोबारा जिंदा रहने के पहले 100 बार सोचेगा। रुद्रांश का नाम सुनकर आदित्य का भी चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। आदित्य एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, सोचेगा भी तो उसकी रूह कांप उठेगी। इस कदर उसकी मौत होगी कि देखने वाले भी उसे देखकर डर जाएं। रुद्रांश का नाम सुनते ही आव्या को रुद्र की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके थे, उसने आव्या से बात तक नहीं की थी।